नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गजेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती राजस्थान 2022-23 का गणित का पाठ्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम गणित के ये 30 क्वेश्चन आएंगे इस भर्ती में, उनकी संपूर्ण चर्चा आगे आगामी क्लासों में करते रहेंगे। जी हमारी पहली क्लास है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा अपने दोस्तों के लिए इस कोर्स की प्लेलिस्ट को शेयर करते रहें, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होता रहे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गणित पाठ्यक्रम के पहले टॉपिक, क्लास नंबर 1 के पहले टॉपिक यानी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एवं दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये हमारा गणित का पहला टॉपिक है दोस्तों। इसको हम विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे इसका। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरी देखो और मतलब जो सवाल कराए हैं, जो हमने अपना कंटेंट दिया है, आप उसको रफ वर्क में करते रहो और क्लियर करो दोस्तों। नेक्स्ट, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं जैसे कि संख्याएं। आप जानते हैं संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं दोस्तों जो ऋणात्मक संख्या होती हैं उनका वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? काल्पनिक संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंडर रूट में -5 है, जैसे अंडर रूट में -7 है, जैसे जे 3/√- में -2 है, यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाता है। और वास्तविक संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? जैसा कि आपने जानते होंगे, आप ग्राफ बनाते होंगे छोटी छोटी कक्षा में, बड़ी जब तक आप पढ़े हो। ग्राफ में क्या होता है दोस्तों कि ग्राफ में ये रेखा होती है एक्स अक्ष वाई अक्ष। इस रेखाओं को क्या कहते हैं? संख्या रेखा। एक्स अक्ष वाई अक्ष इनकी रेखाओं को कहते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें वास्तविक संख्या में पहली संख्या है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। तो हम परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो जैसा कि हम पाते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें तथा यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तथा P और Q कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य, यानी P और Q पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं हो, वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 के नीचे 1 है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 1 और 5 कैसी हैं? दोनों पूर्णांक हैं और नीचे एक है, यानी 0 नहीं है नीचे Q का मान, हर का मान। तो कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं परिमेय संख्याओं का। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। या फिर अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसा कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14 और कुछ आगे होता चलता चला जाता है, यानी 3.14 पे ही खत्म नहीं होता है पाई का मान, इसीलिए पाई कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, फिर परिमेय संख्याओं के भी प्रकार होते हैं, जैसा कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक, संख्या रेखा पर विद्यमान धनात्मक संख्याएं जो 1 से अनंत तक चलती हैं, यानी बिना पॉइंटों की। ये जैसा कि आप उदाहरण में देखो दोस्तों, इसका समूह 1 2 3 फिर लेके 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती रहती है। पूर्ण संख्याएं, यानी प्राकृत संख्या में 0 को और शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्या हो जाती हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक और 0, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 कोई संख्या पूर्णांक हो जाएंगी। भिन्न संख्या आप जानते हो 1/2, -5/7, यानी जो अंश बटे हर के रूप में होंगे वो भिन्न संख्याएं। फिर प्राकृत संख्याओं में भी कुछ प्रकार बांटे गए, जैसा कि सम संख्याएं वही संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 1 3 5 7। और सम संख्याओं के उदाहरण है 2 4 6 8। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा
किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि उदाहरण में देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। जैसा कि हम बात करते हैं 1 के बारे में, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यानी जो सम है, सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, वो कौन सी है? 2 है। क्लियर। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं के छोड़कर सभी किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है अभाज्य गुणनखंड पर। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होता है? जैसा कि हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स, जिसको हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है संख्या 120 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड, बात हो रही है अभाज्य गुणनखंड, यानी ये सीधा सीधा मतलब है कि इसमें अभाज्य संख्या आएंगी 120 के गुणनखंड में। हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? 120 के अभाज्य गुणनखंड करिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग दीजिए 120 में। 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 60 बार। फिर 60 में 2 का भाग 30 बार। फिर 2 का भाग 30 में 15 बार। और 15 में 3 का भाग 5 बार। और 5 में 5 का भाग यानी 1 बार। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 120 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं? 120 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं यहाँ पर 120 बराबर, यानी 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है, तो 2 की घात हो गई 3, गुणा 3 कितनी बार? 1 बार, तो 3 की घात 1, गुणा 5 भी 1 बार है, तो गुणा 5 की घात 1। ये हमारे 120 के क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड। तो 120 में अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पर विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं विभिन्न अभाज्य संख्याएं। एक तो 2 है, और एक 3 है, और एक 5 है। तो यहाँ पर यानी इस लाइन में हम इन आधारों को गिन लेंगे। यानी कितने आधार हैं? एक तो 2 और एक 3 और एक 5, यानी 1 2 और 3। कितने आधार हो गए? 3 हो गए। तो जैसा कि अपन देखते हैं कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसमें? 3 हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। क्वेश्चन नंबर 2, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? देखिए, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? एक तो पहला ये है, पहला 1 2, फिर 2, ये 3, ये 4, एक 5, यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पर आधार हैं, इनकी घात कितनी है? 3 1 1, तो इनकी घातों को जोड़ देंगे। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते समय इनकी घातों को जोड़ देंगे। जैसे कि 3 + 1 + 1, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 1 5। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों के अंतर्गत तो केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करी, जिसमें 2 2 3 2 2 2 3 5 ये हो गए। लेकिन सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे अपन, इनकी घात कितनी थी आधार की? 3 1 1, तो उन घातों में 1 1 ऐड करते चले जाओ और उनका गुणा कर दो। जैसे कि 3 + 1, फिर उसका गुणा 1 + 1 से, फिर उसका भी गुणा 1 + 1 से, बराबर। अब सभी गुणनखंडों की संख्या आएगी तो कितनी आएगी? 3 और 1 4, 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2। तो इनका हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी सभी गुणनखंडों का मतलब कि इनके अंतर्गत वे सभी गुणनखंड आ जाएंगे जो भाज्य भी हैं
और केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग जैसा कि अपन देखते हैं 120 के गुणनखंडों में था, 120 के अभाज्य गुणनखंडों में था 120 बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। तो सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान के चलो 2 की घात 3 है, तो हम इस 2 की घात 3 को स्टार्ट करेंगे 2 की घात 0 से। जैसा कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 तक, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है? 3। 2 की घात कितनी है? 3। तो इसको एक कोष्टक में बंद करो, फिर इसका गुणा करो। यहाँ पर कितनी है? 3 की घात 1। तो इसको 3 मतलब सभी घातों को 0 से स्टार्ट करो, जितनी घात है उतनी तक लिखो। जैसा कि 2 की घात 3 थी तो हमने 2 की घात 0 से स्टार्ट किया 2 की घात 3 तक। यहाँ पर 3 की घात 1 है तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 3 की घात 0 से कितने तक? 3 की घात 1 तक। फिर तीसरे कोष्टक में 5 की घात 1 है तो इसमें 5 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 5 की घात 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि अपन देखते हैं 2 की घात 0 का मान होता है 1 प्लस 2 की घात 1 का मान होता है 2 प्लस 2 की घात 2 का मान होता है 4 प्लस 2 की घात 3 का मान होता है 8 इंटू 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 1 का मान 3 इंटू 5 की घात 0 का मान 1 प्लस 5 की घात 1 का मान 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका गुणा करेंगे। 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। 15 3 1 4, 15 चौक 60, 5 और 1 6, यानी 60 का गुणा हम 6 करेंगे तो 360 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 360 और सभी गुणनखंडों की संख्या होगी 16। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, समगुणनखंडों की संख्या। जैसा कि हम देखते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या आ रहा है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो हम समगुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितने बचेगा? 2 की घात 3 में से 2 की घात 1 कॉमन लिया, 2 की घात 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 की घात 3 में से 2 की घात 1 का भाग देंगे तो 2 की घात 2 बचेगा इंटू ये 3 की 3 बचेगा, यों का त्यों, 5 5 यों का त्यों। अब हम इसको हटा देंगे, ये कॉमन लिया ना, इसको हटा देंगे तो समगुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? जैसा कि 2 प्लस 1, यानी इसकी घातों में 1 ऐड करते चले जाओ और उनका कर दो आपस में गुणा। फिर 3 की घात है 1 प्लस 1, फिर 5 की घात है 1, फिर हम प्लस 1, यानी घातों में 1 1 जोड़ते चले जाओ और उनका क्या कर दो? गुणा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 1 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 1 1 2 गुणा 1 1 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी समगुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 12। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि अपन देखते हैं कि 120 के गुणनखंडों में 120 के गुणनखंडों में 2 की घात 3, 120 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, यही तो आ रहा था। तो विषम गुणनखंडों की संख्या अपन निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं? सम गुणनखंडों की संख्या निकाला तो 2 की घात 1 कॉमन लिया, लेकिन विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की जितनी भी 2 की घात हो, यानी जितनी भी बार 2 आ रहा है उन सब को कॉमन ले लेंगे, यानी उन सब को हटा देंगे, इसमें से हटा देंगे। तो 3 की घात है 1, फिर उसमें ऐड कर दो 1, 5 की घात है 1, उसमें भी ऐड कर दो 1, यानी घातों में 1 1 जोड़ते चले जाओ और उनका कर दो आपस में गुणा। तो 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 4। दोस्तों यही राइट आंसर है। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंडों विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 4। नेक्स्ट, अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सह अभाज्य संख्याएं।
कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। कोप्राइम्स नंबर्स कौन कौन से होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए। लेकिन सहअभाज्य संख्या में दो संख्याएं आती हैं, उनका युग्म होता है, उन्हें अपन सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? मतलब सहअभाज्य संख्याओं में फिक्स नहीं है कि उनका अभाज्य संख्या हो और वे भाज्य संख्या हो, कोई भी फिक्स नहीं है। वे भाज्य भी हो सकती हैं और अभाज्य भी हो सकती हैं। जैसा कि सहअभाज्य की हम परिभाषा बनाएंगे तो हो जाएगी, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो एक के अलावा, यानी जिनमें किसी एक संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाए, वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अपन देखते हैं 2,3, इसमें न तो आपस में भाग जा रहा है किसी भी संख्या का, न इसमें एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जा रहा है 2 में और 3 में। तो ये इसका युग्म क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या। जैसा कि आप देखते हैं 35 और 37, इसमें भी एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं, यानी दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो एक के अलावा, वे सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। नोट, ये हमने विशेष तौर से आपके लिए बनाया है। नोट में दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य संख्या होंगी, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ये हमने आपके लिए बताया। जैसा कि अपन देखते हैं दो लगातार प्राकृत संख्या सदैव आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसा कि 2,3 ये लगातार प्राकृत संख्या हैं। ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनमें 2 और 3 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसा कि 15,16, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या ले लो, उनका युग्म हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है क्योंकि उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है। दूसरा नोट है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 यानी महत्तम समापवर्तक 1 आता है तथा LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। जैसा कि अपन देखते हैं इस 2 और 3 का HCF 1 आएगा और 2 और 3 का LCM होगा, वो होगा उनका गुणनफल, यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये तो इसका हमने आपको विवरण बता दिया। नेक्स्ट है जो बिंदु है वो है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? परफेक्ट नंबर्स। संपूर्ण संख्या वो होती हैं जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल, यानी ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना प्राप्त हो। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा बनाएंगे तो क्या आएगी कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, यानी स्वयं को छोड़कर, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग यानी स्वयं संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर आ जाए। जैसा कि अपन देखते हैं, मान के चलो अपन चेक करते हैं 26 के अभाज्य गुणन, 26 नहीं आप ले लो, यहाँ पर 25 ले लो। चलो तो 25 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 आएंगे। 5 × 5 आएगा कि नहीं? तो 5 × 5 में ये संपूर्ण संख्या है या नहीं? जैसा कि अपन देखते हैं सभी गुणनखंडों के अंदर सभी गुणनखंड आ जाएं, हम केवल अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। तो 25 और 25 के सभी गुणनखंडों में क्या क्या होता है? जैसा कि अपन देखते हैं 25 में 1 का भाग जाता है, बिल्कुल सही बात है। 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, फिर जाता है 5 का, फिर 6, 7, 8, 9, 10 का नहीं जाता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनका भी नहीं जाता है। फिर सीधा जाता है 25 का, यानी इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5 और 25। तो संपूर्ण संख्या यानी 1
स्वयं संख्या को छोड़कर जितने भी गुणनखंड हैं इनको जोड़ देंगे तो संख्या के योगफल के बराबर आना चाहिए, या फिर सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं 1 और 5 का योग है 6, ये 6 25 के बराबर है? नहीं है, नहीं है, तो ये 25 यहाँ पर संपूर्ण संख्या नहीं होगी। दोस्तों दूसरा अपन उदाहरण देखते हैं वो है 36। जैसा कि अपन 36 के गुणनखंड देखते हैं, 36 में 1 का भाग जाता है, कन्फर्म क्लियर है, फिर 2 का भी जाता है, इसमें 3 का भी जाता है और 4 का भी भाग जाता है, 5 का नहीं, 6 का जाता है, 7 का नहीं, 8 का नहीं, फिर 9 का भी जाता है और 10 का भी नहीं, 11 का नहीं और फिर 12 का जाता है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं और इसमें 18 का भी भाग जाता है। फिर 18 के बाद सीधा भाग जाता है वो है स्वयं 36 का। यानी क्या परिभाषा बताई? स्वयं संख्या को छोड़कर बचे सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो संपूर्ण संख्या है, या फिर उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर आ जाए। क्लियर है कि नहीं? वो संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हम गुणनखंडों का योग करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 12 37, 37 और यानी ये तो 36 से भी ज़्यादा चला गया, यानी इन गुणनखंडों का योग 36 के बराबर नहीं है, अतः 36 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों आपको हमने परिभाषा बता दी है, आपको जो भी उदाहरण फिट लगे आप उसको एडजस्ट कर लेना। संपूर्ण संख्याओं का उदाहरण जैसा कि अपन देखते हैं, एक और उदाहरण है आपके पास, जैसे अपन लेते हैं 16। तो 16 का गुणनखंड होता है स्वयं 1, 2, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है सीधा, फिर 8 के बाद सीधा है अपन ना 16। तो दोस्तों इसमें क्या है, गुणनखंडों का योग करेंगे 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, यानी 16 के बराबर नहीं है। 15 इज नॉट इक्वल टू 16, अतः 16 भी एक संपूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अब बात आती है दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक तो शांत दशमलव संख्या होती हैं, एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं। तो शांत दशमलव संख्याओं में क्या होता है, शांत दशमलव संख्या में होता है यानी दशमलव के बाद संख्या शांत रह जाए, बिल्कुल आगे नहीं मीटर बढ़े, वो शांत कहलाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं शांत दशमलव संख्याओं में 1/4 का अपन उदाहरण लेते हैं। 1/4 इसका हम मान देखें रियल में तो होता है 0.25, 0.25 यानी ये शांत हो गई, 25 पे ही रुक गई, क्योंकि 4 का भाग अपन 1 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 गए 2, फिर 2 में फिर भाग टूट के 0 हो जाएगी, तो 4 का फिर 20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 25 पे शांत हो गया, शेषफल उसका पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। तो मतलब दशमलव के बाद अगर संख्या शांत हो जाए तो वह शांत दशमलव संख्याएं। फिर अब बात आती है अशांत दशमलव संख्याएं की। अशांत दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। अशांत का मतलब जो पॉइंट के बाद शांत नहीं हो, कुछ ना कुछ आता चला जाए, वो होती है अशांत दशमलव संख्याएं। तो अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती का मतलब पुनः आवर्ती, आता चला जाए, वही की वही संख्या आता चला जाए। यानी जैसा कि अपन देखते हैं 1/3, ये बेस्ट उदाहरण है इसका। 1/3 का मान अपन देखते हैं तो कितना आता है, जैसा कि अपन जानते हैं 0.333 आता चला जाता है या नहीं, इसको अपन क्या कह सकते हैं, 0.3 पे बार, 0.3 पे बार कहेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 के 9, शेषफल 1, फिर 0, 10 हो जाएगा, फिर 3 में 10 का भाग 3 3 9, फिर 10 हो जाएगा। ऐसा मतलब पॉइंट के बाद 3 3 3 आता चला जाएगा, ये फिक्स नहीं है कि कितनी बार आएगा, अनंत बार आएगा। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा, क्योंकि इसमें आवर्ती हो रही है उसी अंक की, रिपीट हो रहा है वह अंक, तो इसे अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। अशांत अनावर्ती, अन माने नहीं, आवर्ती माने इसकी आवृत्ति, यानी अशांत दशमलव के बाद
सैम संख्या की आवृत्ति नहीं हो उसे अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। इनको हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। दोस्तों शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि इसका एक उदाहरण है, मान के चलो √2 है। इस √2 का मान होता है कुछ फिक्स नहीं होता है, इसका मान होता है 1.4 फिर 1 कुछ आता चला जाता है, यानी इसका मान फिक्स नहीं है। जैसा कि अपन देखते हैं इसका एक और उदाहरण है पाई का मान 3.14 फिर कुछ आता चला जाता है। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण है, जैसा कि अपन उदाहरण बताते हैं, जैसा कि मान के चलो 1.38386712 यानी कुछ आता चला जाए, फिक्स नहीं है, रिपीटेशन भी फिक्स नहीं है और शांत भी नहीं है। इसे क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव। नेक्स्ट दोस्तों ये है टॉपिक तगड़ा वाला, शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। ये तो सरल है, सॉरी हमने तगड़ा वाला बता दिया इसे, लेकिन इसके बाद है ये टॉपिक अच्छा है। पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। यानी जैसा कि आप जानते हैं शांत दशमलव संख्या हमने पढ़ी थी 0.25 है, फिक्स है, तो उसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे इसे हम जानते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट है, इसे पॉइंट को उठाएंगे तो कितना बचेगा 25, और पॉइंट के बाद दाईं तरफ कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद पॉइंट के दाईं तरफ कितने अंक हैं 2, यानी 2 और 5 यानी 2 अंक हो गए, तो बटे में 1 के बाद 2 0 लिख देंगे, तो ये परिमेय संख्या बदल गया। 25 से 100 कट गया 4 बार, यानी भिन्न हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी 1/4। इसका एक और उदाहरण देखिए 3.5 देखिए, ये शांत दशमलव है, यानी पॉइंट के बाद शांत हो गया मामला। जैसा कि पॉइंट को उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 बटे में पॉइंट के दाईं ओर कितने अंक हैं 1 अंक है, तो 1 के बाद 1 0 लग जाएगी, यानी 10 हो जाएगी। तो 5 से 1 कट गया 7 बार, ये 5 से कट गया 2 बार, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी 7/2। नेक्स्ट, यानी इसको ये तो सरल है, क्लियर है, इसे तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। अशांत आवर्ती का मतलब, जैसे आप मान के चलो इसका एक ही उदाहरण ले लो, ये 0.3 पे बार, या फिर इसे हम अपन कह सकते हैं कि 0.3333 यानी अनंत बार आता चला जा रहा है। यह अशांत आवर्ती हो गया, यानी शांत भी नहीं है और इसमें आवर्ती भी हो रही है। कौन सी अंक की? 3 की। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि अपन देखते हैं 0 पॉइंट यानी कितने अंक पे बार है, पहले इसको हम हल कैसे करते हैं, जिन अंक पहले तो बार को उठाएंगे, संपूर्ण संख्या को लिखेंगे, बार को उठा पर यहाँ पर संपूर्ण संख्या बनेगी 3, फिर उसमें से जितने अंकों पर बार है उनको अपन घटा देंगे, सॉरी जितने अंकों पर बार नहीं है उनको हम घटा देंगे, यानी 0 पर बार नहीं है तो 0 घटाएंगे, बटे में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखेंगे, यानी 1 अंक पर बार है 3 पर, तो इसमें कितने 9 लिखेंगे? 1 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद दाईं ओर पॉइंट के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है, इस पर बार नहीं हो, तो यानी इस पर यहाँ एक भी 0 नहीं लगाएंगे 9 के बगल में। तो इसे हम कैसे करेंगे हल? 3/9, यानी परिमेय संख्या 3/9 लिख दो या 1/3 लिख दो, क्योंकि 3 से 9 गया 3 बार। नेक्स्ट, इसका दूसरा प्योर उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हो। अब बड़ा सा उदाहरण लेते हैं जिससे आप एक ही बार में समझ जाएं। जैसा कि मान के चलो 2.5182, ये एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना, यानी अशांत आवर्ती बनाएंगे। ये तो हमारी शांत हो गई, क्योंकि 2.5182 यानी जो शांत हो गई, मामला शांत है, लेकिन इस पर हम मान के चलो 82 पे हम बार लगा देते हैं, 8 और 2 पे बार लगा देते हैं, यानी यहाँ पर 2.51 के बाद फिर 82 की आवृत्ति होती चली जा रही है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए
अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए, ये क्लास पसंद आए, तो इस क्लास को शेयर भी करते रहो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और जिससे आप सभी को फ़ायदा मिले। और इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए 101% आपको चैनल सब्सक्राइब करना है दोस्तों, आपसे ये अनुरोध है मेरा। इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए हमने क्या नियम बताया कि पहले हम संपूर्ण संख्याओं को लिखेंगे बार को हटाकर, जैसे कि बार और दशमलव को हटाकर लिखेंगे तो 25, 1, 8, 2, यानी ये संपूर्ण संख्या हो गई। फिर इसमें से क्या घटाएंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है, यानी 251 हम घटा देंगे। वटे में कितने 9 लिखेंगे, जितने अंकों पर बार हैं, जितने अंकों पर बार हैं इतने हम 9 लिखेंगे। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, तो 2 9 लिख देंगे, यानी 99। और फिर 0 कितनी बार लिखेंगे, इस दशमलव के दाईं ओर जितने अंकों पर बार नहीं है, यानी 51, यानी 2 अंकों पर बार नहीं है, 2 दशमलव के दाईं ओर 2 अंकों पर बार नहीं है, 2 अंकों पर बार है, तो जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। यानी दशमलव के बाद 51, यानी 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0 लिख देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस सवाल का। 25, 182 में से 251 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और 2 की 2, यानी 249 31 बटे 9900। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और परिमेय संख्या में कैसे तब्दील करते हैं, ये इसका नियम है। और दोस्तों हमको कमेंट में बताते चले जाना कि क्या हमारी कमी है क्लास में, हम आपको कैसे समझाएं। नेक्स्ट, इसका सीधा सीधा नियम है दोस्तों। सबसे पहले दशमलव और बार को उठाएंगे और संपूर्ण संख्या को लिखेंगे, फिर उसमें से जितने अंकों पर बार नहीं है उनको घटाएंगे, बटे में जितने 9 लिखेंगे जितने अंकों पर बार हो, फिर जितने 0 लिखेंगे, दशमलव के दाईं ओर जितने अंकों पर बार नहीं है उतने अपन 0 लिखेंगे। नेक्स्ट, नोट में किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 अथवा दोनों 2 या 5 हों, अन्यथा इनके अलावा कोई और अंक हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये शांत दशमलव संख्या की परिभाषा हो जाएगी क्या, कि ऐसी संख्या जिसके हर में केवल 2 या केवल 5 अथवा दोनों का गुणनखंड या का गुणनफल हो, तो कैसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। जैसा कि अपन देखते हैं 28/10, ये कैसी है, शांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर 10 यानी 2 × 5, हर में कितना है 2 × 5 यानी 2 है और 5 है यानी दोनों हैं, तो ये शांत दशमलव हो जाएगी। नेक्स्ट, भाजकता के नियम। दोस्तों ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर भी कीजिए। भाजकता के नियम में क्या होगा, भाजकता के नियम आपको संपूर्ण क्लास, यानी इस गणित का पहला टॉपिक है ना, वो पूरा करवाया जा रहा है, इसीलिए इसी क्लास में टाइम लग रहा है, लंबी होती चली जा रही है। आप ये मत समझना कि बहुत मैटर हो रहा है, बहुत कम मैटर है, लेकिन टाइम लगता है भाई साहब पढ़ने में, टॉपिकों को क्लियर करने में। आप भी एक रफ पेन लीजिए और रफ और पेन दोनों की सहायता से आप इसको रिवीजन करते जाना और जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट करते चले जाना। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी ये वीडियो, ये क्लास। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अगली क्लासों की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अब हम पढ़ते हैं भाजकता के नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि भाजकता का पहला नियम, यानी पहले अपन 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, फिर हम पढ़ते हैं 2 की भाजकता का नियम, यानी उन संख्याओं का, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। ये तो हो गया 2 की भाजकता का नियम। फिर 3 की भाजकता का नियम अपन पढ़ते हैं। संख्या के मतलब संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या भी
3 से विभाजित होगी। क्लियर है। फिर 4 की भाजकता, 4 की भाजकता अपन देखते हैं दोस्तों। यानी जिस संख्या के इकाई और दहाई, जिस संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों में, मतलब इकाई दहाई से बनी संख्या में भाग चला जाए, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए तो संख्या में भी पूरा भाग चला जाएगा। जैसा कि अपन देखते हैं XYZ एक संख्या ली है, इसका इकाई दहाई अंक से बनी संख्या है YZ, इसमें यदि 4 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर है 5 का। 5 की भाजकता का नियम अपन पढ़ते हैं। तो यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0,5 हो, यानी 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 6। जैसा कि अपन जानते हैं 6 की भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग चला जाए वो संख्या 6 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है 7 की भाजकता का नियम। देखिए दोस्तों 7 की वैसे भाजकता का नियम होता है, लेकिन आप 7 का भाग दे के ही देख लेंगे तो वही बेस्ट रहेगा। लेकिन हम इसका नियम बता देते हैं कि संख्या के इकाई अंक के दोगुने को उस संख्या के बचे अंकों में से घटाते चले जाएं तो अंत में जो प्राप्त संख्या या जो अंक प्राप्त होता है वो 0 या अगर 7 प्राप्त हो तो संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। नेक्स्ट 8 की भाजकता का नियम। संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का पूरा भाग चला जाए तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम दोस्तों, यदि संख्या वही 3 की भाजकता का नियम है वही 9 की का है। संख्या के सभी अंकों में अगर, मतलब संख्या के अंकों का योग में अगर 9 का भाग चला जाए, संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 9 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट 11 की भाजकता का नियम। दोस्तों 11 की भाजकता का नियम है, यानी संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11, यानी 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। जैसे कि एकांतर अंकों का मतलब पहले फिर एक छोड़ के ये हो गया, यानी x + z + b, इनका योग, फिर दूसरे एकांतर अंकों का योग यानी y फिर a फिर c, यानी y फिर a फिर c, इनके योग का अंतर यदि 0, योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो, 11 का गुणज प्राप्त हो तो संख्या भी पूर्णतः 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। दोस्तों इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मान के चलो एक क्वेश्चन बताते हैं हम आपके लिए। मान के चलो एक संख्या है, एक क्वेश्चन है कि 3x 6 2 1, यदि ये संख्या 3x 6 2 1 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 3 से पूरा भाग जाता है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर अपन कैसे हल करेंगे। कि हमने 3 की भाजकता का नियम बताया कि संख्या के अंकों के योग में यदि संख्या 3 का पूरा भाग चला जाए तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा।
तो 3 अंकों में भाग दे के देखेंगे, यानी 3 और 6 कितने हो गए 9 और 2 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, 12 प्लस x, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यानी 12 में तो 3 का भाग जाता ही है, लेकिन बचा क्या है यहाँ पर x, तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3, यानी 0 से लेके 9 तक के अंकों में से पता करना है, क्योंकि यहाँ पर x केवल एक अंक का मान है, तो 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 भी नहीं आएगा, कहे तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर 9 आएगा। तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन के हिसाब से लगा देंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अपन बनाएंगे वो हो जाएगा इसी प्रकार। आप सभी भाज्यताओं के नियम क्वेश्चंस आप दूसरी बुक्स में देख लेना, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या है कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में? कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n प्लस 1। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है दोस्तों n स्क्वायर। जैसा कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। इससे संबंधित क्वेश्चन हैं, आप किताब से सॉल्व कर लेना। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसा कि मान के चलो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग आ जाए, जैसा कि 1 3 7, प्रथम 20 मान के चलो, प्रथम ये 1 3 5, प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्या हो गई कि नहीं, तो इनका हम योग ज्ञात करेंगे वैसे नॉर्मल वे में, तो कितना आएगा 5 और 3 8 और 1 9 आ रहा है। लेकिन हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रथम कितनी विषम प्राकृत संख्या है, प्रथम 3 है, तो सूत्र बताया n स्क्वायर, तो n का मान कितना हो गया 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। दोस्तों हम इसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनका आप रिवीजन करते रहना। और नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक है आपका घातांक के नियम, जो एंड पॉइंट है इस टॉपिक का, संख्या प्रणाली के टॉपिक का एंड पॉइंट है घातांक के नियम। घातांक के नियमों में आप आसानी से समझते चले जाना। यदि किसी संख्या की घात 0 है, संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, यानी घात अगर 0 है किसी संख्या का तो उसका मान 1 होता है, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी संख्या की घात 1 है तो उसका मान वही संख्या होती है। यदि इसी संख्या की घात मतलब आधार समान, मतलब किसी घात वाली संख्याओं का अपन गुणा करते हैं और उनका आधार समान हो तो उनकी घातों का योग हो जाता है, यानी घात जुड़ जाती हैं। फिर घात वाली संख्याओं में किसी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है, यानी गुणा में घात जुड़ जाती हैं और भाग में घात घट जाती हैं। फिर a की घात m इंटू बी की घात m, यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, घात सेम हैं, तो आधार अलग अलग हैं तो आधार का कर दीजिए गुणा, जैसे कि a की घात m इंटू बी की घात m बराबर ab, आधार का गुणा कर दिया और घात सेम रखिए m। वहाँ पर 3 और 4 पॉइंट में आधार समान थे, घात अलग अलग थी, तो यहाँ पर गुणा में घात जुड़ जाएंगी, और घात आधार समान है, घात अलग अलग हैं और भाग है तो घात आपस में घट जाती हैं। 6 पॉइंट में देखते हैं आप, आधार अलग अलग घात समान लेकिन भाग का निशान है, तो यहाँ पर
वही लिखेंगे। आधार का आपस में भाग और घात समान, जैसा कि गुणा में आधार का गुणनफल किया और घात समान रखी। नंबर 7 पॉइंट है, ए की घात m, फिर घात के ऊपर भी ये n लगा हो ऐसा रूप हो तो उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। नंबर 8 पॉइंट में है आपका ए की घात अगर -m, यानी किसी संख्या की घात अगर माइनस में हो, जैसा कि x की घात -1, तो उसका क्या हो जाता है, नीचे जाके वो प्लस की हो जाती है 1/x। नंबर 9, ए की घात x बराबर ए की घात y हो, यानी आधार समान हो, दोनों पक्ष बराबर हों तो उनकी घात भी बराबर हो जाती हैं। और आधार अलग अलग हो, दोनों पक्षों की मतलब दोनों पक्ष बराबर हों, आधार अलग अलग हों और घात समान हों तो वहाँ पर उनके आधार समान हो जाते हैं। और आधार समान, दोनों पक्ष बराबर, घात अलग अलग तो घात समान हो जाती हैं। समझे दोस्तों? तो अब हम इस पर इन घातांकों के नियम पर आधारित कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि ये उदाहरण है आपके लिए मैंने पेश किया है। दोस्तों आपको क्लास अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। उदाहरण देखते हैं हम। 1/2 की घात -5 इंटू 5 की घात -3 को सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे दोस्तों? देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि किसी संख्या की घात अगर माइनस में हैं तो वे नीचे जाके प्लस में हो जाती हैं, या फिर नीचे कोई संख्या माइनस में है तो वे ऊपर जाके प्लस में हो जाती हैं। तो दोस्तों हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि यहाँ पे नीचे है तो दोनों ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। 2 की घात नीचे कितनी है -5, तो ऊपर जाएगी प्लस की 5 हो जाएंगी, गुणा नीचे है 5 की घात -3 तो ऊपर जाके 5 की घात प्लस की 3 हो जाएंगी। इसका अपन गुणा करेंगे तो ये सरल हो गया। लेकिन इसको हम अलग से द्वारा हल करेंगे तो इसका हम हल कर लेंगे। जैसा कि 5 की घात 3 का मान होता है 125 गुणा 2 की घात 5 का मान होता है 32, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की घात x में भाग देते हैं 5 की घात -7, इसका उत्तर आता है 5 की घात 12। यानी मैं x का मान क्या होगा, इस समीकरण में x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे हल? कि 5 की घात x में 5 की घात -7 का क्या दे रहे हैं, भाग, तो आ कितनी रहा है 5 की घात 12। तो 5 की घात x पहले से है, ये 5 की घात -7 ऊपर जाएगा तो 5 की घात प्लस की 7 हो जाएगा, बराबर 5 की घात कितनी है 12, 5 की घात 12 है। तो यहाँ पर हम इसका ऐड करेंगे, आधार समान है और घात अलग अलग हैं तो इस घातों को जोड़ देंगे तो 5 की घात हो जाएगा x + 7 बराबर 5 की घात 12। तो अब यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हैं और आधार भी समान हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, आधार समान हैं, तो हम घातों को क्या कर देंगे बराबर, यानी x + 7 बराबर कितना आएगा 12। तो x का मान हो जाएगा x बराबर 12 - 7, यानी 12 में से 7 गया कितने बचेगा, तो x का मान आएगा दोस्तों 5। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। 3 की घात 0 + 5 की घात 0 का मान क्या होगा। या जैसा कि हमने आपके लिए बताया था कि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 की घात 0 का मान 1 + 5 की घात 0 का मान 1, तो 1 और 1 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये है 2/5 की घात 5 भागित 2/5 की घात 3 का मान क्या होगा। जैसा कि हमने बताया कि x की घात मान के चलो a हो
और x की घात मान के चलो b हो, यानी x की घात a में अपन भाग दे रहे हैं x की घात b का, तो इसका क्या हो जाएगा कि घात, हमने बताया कि आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं, और आधार समान हो गुणा करें तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान और भाग कर रहे हैं तो घातें घट जाएंगी, तो यानी ऊपर की में से नीचे की घट जाएगी a माइनस बी। तो यहाँ पर आधार समान है 2/5, 2/5 क्या कर रहे हैं भाग, तो घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। कितनी की घात है ये 2, 2/5 की घात 2। तो 2/5 की घात 2 का मान होगा 2 का वर्ग 4/5 का वर्ग 25, 4/25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2/2 की घात 3 गुणा 6 की घात 2 का होल वर्ग का मान निम्न में से होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों कि 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 कितना होता है, जैसा कि 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 और 2 की घात 3 इंटू 6 की घात 2, इसे हम इसका वर्ग है, इसका वर्ग है। इसे हम कैसे हल करेंगे, जैसा कि जानते हैं 2 की घात 2 का मान होता है 4 गुणा 3 की घात 2 का मान होता है 9, 2 की घात 3 का मान होता है 8 गुणा 6 की घात 2 का मान होता है 36। इसका वर्ग करना है तो 4 से 8 कट गया 2 बार, और 9 से 36 कट गया 4 बार, यानी ऊपर तो 1 बचा नीचे बचा 4 दूनी 8, तो 1/8 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 8 का वर्ग 64, यानी 1/64 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहें, इन क्वेश्चंस को देखते रहें, और इन क्वेश्चंस का राइट आंसर आप हमको कमेंट में लिखकर बताएं। यानी इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करना है, हमको बताना है कि आपकी समझ में ये क्वेश्चंस या चीज़ समझ में आई हैं या नहीं। अगर नहीं समझ में आए हों तो आप हमको बता देना कमेंट में कि क्या हमको एडिट करना है वीडियो में, क्या नहीं करना है। दोस्तों, इस संपूर्ण क्लास को देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए जो टॉपिक है आपका वर्गमूल और घन घनमूल जिनसे संबंधित वीडियो है, उसकी क्लास को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।